चैप्टर नंबर 6 करेंगे हम। इंटरेस्टिंग चैप्टर है स्टाफिंग, बिजनेस स्टडीज का। स्टाफिंग का मतलब होता है सही समय पे सही जगह के लिए सही इंसान को चुनना। दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग। इस वर्ड में कोई डाउट है? स्टाफिंग, पेज नंबर 147 एनसीईआरटी, उसके ऊपर हम आते हैं स्टाफिंग की डेफिनेशन पे। इंट्रोडक्शन छोड़ देना, सीधा मीनिंग में 6-7 लाइन में आपका लिखा होगा। इन द सिंपलेस्ट टर्म, स्टाफिंग इज पुटिंग पीपल्स टू जॉब. इट begins with workforce planning and include different other functions like recruitment, selection, training, development, promotion, compensation, performance and appraisal of work. So स्टाफिंग के अंदर हम लोगों को नौकरी देते हैं एंड वर्कफोर्स को जो है, वर्कफोर्स की हम प्लानिंग से शुरू होता है, प्लान करते हैं एंड उसमें जो है अलग अलग फंक्शंस इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, लाइक रिक्रूटमेंट, लोगों को अट्रैक्ट करना कि आप आइए, जो लोग हमारे पास आए हैं जॉब के लिए उनमें से बेस्ट पर्सन को सिलेक्ट करना, उनको ट्रेन करना, डेवलप करना, उन्हें प्रमोट करना, उन्हें सैलरीज देना और उनकी परफॉर्मेंस को चेक करना। ये सब चीज़ें स्टाफिंग का पार्ट बनती हैं। देन साथ वाले कॉलम पे आप आएंगे राइट हैंड साइड पे, स्टाफिंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मैनेजरियल फंक्शन of filling and keeping filled position in the organization structure. ये डेफिनेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्कर में आ सकती है। आपसे पूछेंगे which function of management take cares of filling of positions and keeping filled position in the organization structure. लोगों को हायर करना और ये देख के चलना कि जो लोग हायर हो गए हैं वो आपको छोड़ के ना जाएं। दिस इज कॉल्ड स्टाफिंग। 1 मार्कर का आपको ये लाइन आ सकती है। देन आपका इसी टॉपिक का इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग से पहले की 4-5 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज इन एन एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज स्टाफिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। आपसे पूछेंगे स्टाफिंग कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कैसे है। स्टाफिंग कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस इसलिए है बिकॉज न्यू जॉब्स में बी क्रिएटेड एंड सम ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज में लीव द ऑर्गेनाइजेशन। देयर आर 2 रीजन जिसकी वजह से आप कह सकते हैं स्टाफिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। सबसे पहले, जैसे जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड करेगी, आपको नए नए एम्प्लॉयज की जरूरत होंगी, नई नई जॉब पोजीशंस क्रिएट होंगी, सीनियर मैनेजर, जूनियर मैनेजर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके लिए आपको लोग चाहिए होंगे। और ऐसा भी हो सकता है जो लोग आपके साथ ऑलरेडी वर्क कर रहे थे उनको बेटर प्रोस्पेक्ट कहीं और मिल गया हो या कोई और रीजन की वजह से वो आपकी कंपनी को छोड़ के चले जाएं, तो उनकी पोजीशन को फिल करने के लिए भी आपको स्टाफिंग प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग कैसे एक इम्पोर्टेंट फंक्शन बनता है। Now, proper staffing ensures the following benefits to the organization. First benefit is it helps in discovering and obtaining competent personnel for various jobs. आप स्टाफिंग करते हैं, बिल्कुल प्लान करके सही इंसान को सही जगह पे लाते हैं, तो आपको कॉम्पिटेंट पर्सोनल मिलता है, लायक इंसान मिलता है अपनी कंपनी की पोजीशन के लिए। मुझे प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए प्रोडक्शन की नॉलेज वाला बंदा चाहिए जिसका एक्सपीरियंस प्रोडक्शन लाइन का हो। So I'll get through the proper staffing, through proper recruitment and selection, I'll choose the most competent personnel, I'll get the most layak banda for my company. Second, makes for higher performance by putting right person on the right job. सही इंसान को सही जगह पे लगा दो तो उसकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलने लगाओगे तो ही उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, उसे कपड़े धोने लगाओगे तो मे भी उसकी एफिशिएंसी इतनी ना हो। जिसका पोयम लिखने के लिए बुलाओगे या फिर उसे कोई कविता लिखने के लिए बोलोगे तो शायद उसकी एफिशिएंसी वो इतनी जल्दी इतनी अच्छी कविता ना लिख पाए, पर उसे अगर क्रिकेट ग्राउंड पे बुलाओगे तो बहुत अच्छी बैटिंग बॉलिंग करेगा। बट अगर आप वहीं पे गुलजार को पोयम लिखने के लिए बोलोगे, बहुत अच्छा गीत लिखेंगे, बहुत अच्छी पोयम लिखेंगे, बट उन्हें बैटिंग पकड़ा दी तो उनकी परफॉर्मेंस हो जाएगी नीचे। सो अगर आप राइट जगह के लिए राइट इंसान को चूज करते हो तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत इंक्रीज होती है। थर्ड, ensures the continuous survival and growth of the enterprise through the succession planning for managers. आप जो है कंपनी की ग्रोथ के लिए, कंपनी के कंटिन्यूस सर्वाइवल के लिए भी प्लान कर लेते हो थ्रू स्टाफिंग। जैसे कि आपका जो आज असिस्टेंट मैनेजर है वो कल को मैनेजर बनेगा, मैनेजर से सीनियर मैनेजर बनेगा। तो जब आपका जूनियर मैनेजर जो है मैनेजर बनेगा, असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर बनेगा, तो असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन खाली होगी, उसके लिए आप फिर दूसरा बंदा हायर रखते हो कि जैसे ही वो पोजीशन खाली होगी तो मैं इसको चूज कर लूंगा। सीनियर मैनेजर की पोजीशन खाली होगी तो उसके लिए मैं किसी और कुछ, जो आपका जूनियर मैनेजर है वो उसको फिल करवा दूंगा पोजीशन। सो आपका जो स्टाफिंग है ये मेक श्योर करता है सक्सेशन प्लानिंग, एक के जाने पे दूसरा कौन सा बंदा उस जगह वो टेक प्लेस करेगा। देन फोर्थ, हेल्प्स टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब है कि अगर मुझे 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है और मैंने 20 लोग भर लिए तो क्या दिक्कत होगी? कौन बताएगा? अगर मैंने 10, अगर मुझे 10 लोगों की रिक्वायरमेंट और मैंने 20 भर लिए, सैलरी तो मेरे को ही देनी है।
ठीक है, कोऑर्डिनेशन मेरा बढ़ जाएगा, सैलरी मेरी बढ़ जाएगी, तो मेरी एफिशिएंसी के ऊपर असर आएगा। सिमिलरली अगर हम अंडर स्टाफिंग होंगे, अगर मुझे 10 लोगों की रिक्वायरमेंट और मैंने 4 लोगों को ही हायर कर रखा है, उसका मुझे ये नुकसान होगा कि जो मेरा स्टाफ है वो पूरी तरह से काम पूरा नहीं कर पाएगा, इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो मुझे इफेक्टिव भी होना और एफिशिएंट भी होना है, इसलिए मुझे प्रॉपर मैन पावर चाहिए, ना ही ओवर स्टाफिंग ना ही अंडर स्टाफिंग। देन fifth point improves job satisfaction and morale of employees through objective assessment and fair reward for their contribution। जब मैं सही इंसान को सही जगह पे लगाती हूँ तो उनका एफिशिएंसी बढ़ता है, और उनका एफिशिएंसी बढ़ता है और उस चीज़ को मैं रिकॉग्नाइज करके उनको रिवॉर्ड देती हूँ। इससे उनका मोरल बूस्ट होता है, इससे उनका मोटिवेशन बढ़ता है कंपनी में काम करने के लिए। सो राइट पीपल ना सिर्फ कंपनी को फायदा देते हैं बल्कि एम्प्लॉयज़ को भी बहुत फायदा देते हैं, मेंटली उनको जो है काफ़ी ग्रोथ मिलती है, उनकी डेवलपमेंट होती है उस कंपनी में। एनी डाउट? अब आपका शुरू होता है स्टाफिंग प्रोसेस। यहाँ से कुछ ना कुछ 100% आएगा, 4 से 6 मार्क्स में कहीं पर भी एक क्वेश्चन पुट किया जाएगा स्टाफिंग प्रोसेस। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है बाकी सारे प्रोसेस के कंपैरेटिव, क्योंकि आपके शुरू से जो आप चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, इसमें काफ़ी चैप्टर्स के अंदर आपको प्रोसेस दिया गया है। ठीक है, ये जो ऐसा टॉपिक है, ये चैप्टर के अंदर दो पार्ट हैं जिनके दो प्रोसेस दिए गए हैं, एक आपका स्टाफिंग प्रोसेस है, एक आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। दोनों प्रोसेस आपको अच्छे से याद करने हैं एंड इट्स लिटिल टफ, थोड़ा सा लंबा होता है, ध्यान से आपको याद करना होगा। तो स्टाफिंग प्रोसेस पे हम सबसे पहले आते हैं। सबसे पहला स्टेप आप स्टाफिंग में करते हैं एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। मैन पावर हमें कितनी चाहिए, दैट इज द फर्स्ट स्टेप इन स्टाफिंग प्रोसेस, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। इसको मैं रीड कर रही हूँ। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट का आपको पहला और दूसरा पैराग्राफ छोड़ के थर्ड पैराग्राफ से आपको करना है, 7-8 लाइनें हैं। ऑपरेशनली अंडरस्टैंडिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट वुड नेसेसिटेट वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। ये दो कीवर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। Workload analysis would enable an assessment of the number and type of human resources necessary for the performance of various job and accomplishment of organizational objective. Workforce analysis would reveal the type and the number available. इसका क्या मतलब है, दोनों शब्द में डिफरेंस समझना। वर्कलोड एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कलोड कहता है कि हमारे पास इतना काम है कि हमें 10 लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, हमारे पास काम के लोड कितना है, हमारे पास काम का बर्डन कितना है, उसके लिए हमें कितने लोग चाहिए। The number of people required to complete the task is called workload analysis। वहीं पे कितने नंबर और कितने टाइप का स्टाफ हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, दैट इज वर्कफोर्स एनालिसिस। कि मेरे को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 20 लोग चाहिए, मेरे पास इतना काम आ गया है कि मुझे अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 20 लोग रखने पड़ेंगे, दैट इज वर्कलोड एनालिसिस। मेरे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 10 लोग हैं, दैट इज वर्कफोर्स एनालिसिस कि 10 और चाहिए। तो वर्कलोड, हमें इतने लोगों की रिक्वायरमेंट है, वर्कफोर्स कितना ऑलरेडी अवेलेबल है। वर्कफोर्स का कीवर्ड है अवेलेबल। अवेलेबल स्टाफ कितना है और किस किस टाइप का है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के इतने बंदे हैं हमारे पास, सेल्स डिपार्टमेंट के इतने बंदे हैं, दैट इज टाइप एंड द नंबर ऑफ स्टाफ अवेलेबल, दैट इज कॉल्ड वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कलोड और वर्कफोर्स, ये आपको क्लियर हुआ। उसके बाद इसी की लास्ट लाइन, a situation of overstaffing somewhere would necessitate employee removal or transfer elsewhere. A situation of understaffing would necessitate the starting of recruitment process। अगर हम वर्कलोड और वर्कफोर्स एनालिसिस के बाद देखते हैं कि हमारे पास बंदे ज़्यादा हैं, हमारे पास एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हैं, आई नीड 10 एम्प्लॉयज़ एंड आई हैव 12 एम्प्लॉयज़, तो वो जो एक्स्ट्रा 2 एम्प्लॉयज़ हैं या तो उनको निकाला जाएगा या कहीं और किसी और ब्रांच में उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। वहीं पर अगर मैं देखती हूँ कि मुझे 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है और मेरे पास 5 या 6 लोग हैं, तो बाकी के 4 लोगों के लिए मुझे रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी, उनकी मुझे हायरिंग करनी पड़ेगी। तो अंडर स्टाफिंग एंड ओवर स्टाफिंग आप दोनों उसको चेक करते हो और उसके हिसाब से बैलेंस आउट करते हो। उसके बाद अब आपको ये समझ में आ गया, इसकी लास्ट 2 लाइनें और करनी है। द इन्फॉर्मेशन बिकम्स द बेस फॉर लुकिंग फॉर पोटेंशियल एम्प्लॉयज। जब आपको ये समझ में आ जाता है कि मुझे इतने इतने टाइप के इतने इतने एम्प्लॉयज चाहिए, उसके बाद हम रिक्रूटमेंट स्टार्ट करते हैं। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है लोगों को अट्रैक्ट करना, जिसमें आप बोर्ड्स वगैरह देखते हैं आवश्यकता है, वी नीड एम्प्लॉयज। ठीक है, देर आर जॉब ओपनिंग्स, आप आइए हमारे यहाँ पे नौकरी हासिल करिए। इसके अंदर आप अट्रैक्ट करते हो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को, मैक्सिमम से मैक्सिमम पोटेंशियल एम्प्लॉयज को, कि आप आइए हमारे यहाँ पे अप्लाई कीजिए, हम आपको नौकरी देंगे, ताकि आपके पास मैक्सिमम डेटा हो जिसके अंदर से आप बेस्ट एम्प्लॉयज को चूज कर सको।
So recruitment is a very positive process because it is open mostly for all the potential candidate जो आपसे मैच करते हुए हैं, आपकी रिक्वायरमेंट से मैच करते हुए हैं. So it is a positive process for attracting the maximum number of capable people according to your job requirements. Is that clear? रिक्रूटमेंट की एनसीईआरटी की पहले आप 5 लाइनें मार्क करेंगे. रिक्रूटमेंट में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिम्युलेटिंग देम. कीवर्ड इज प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिम्युलेटिंग. अट्रैक्ट, आओ, नौकरी है, देम फॉर टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो इसके द्वारा आप जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज हैं, जो आपके लायक एम्प्लॉयज हैं, उनको आप स्टिमुलेट करते हो, उनको आइडेंटिफाई करते हो, उनको स्टिमुलेट करते हो, अट्रैक्ट करते हो कि आइए आप हमारे यहाँ पे अप्लाई कीजिए. ठीक है, अब हम खुद नौकरी लेके जाएंगे तो उसके भाव बढ़ जाएंगे ना, ज्यादा सैलरी दो, तो हम कहते हैं आओ आओ नौकरी लगी हुई है आ जाओ, ताकि हम उसके साथ थोड़ा नेगोशिएशन भी कर सकें. फिर 4-5 लाइन बाद इसमें वर्ड लिखा हुआ है सिचुएशन वेकेंट एडवर्टाइजमेंट. The advertisement may be displayed on the factory office gate or else it may be got published into the print media or flashed into the electronic media. Situation vacant, आवश्यकता है, एडवर्टाइजमेंट ऐसी तरीके की एडवर्टाइजमेंट जो है लोग अखबार में भी देते हैं, अपनी फैक्ट्री के दरवाजे पे भी लगा देते हैं, इंटरनेट पे भी डाल देते हैं कि ये सारी जॉब्स रिक्वायर्ड हैं, ये सारे एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है. This step involves locating the potential candidates for determining the sources of potential candidate. इसके द्वारा हम अपने potential candidates को assess करते हैं. The last line, the essential objective is to create a pool of prospective job candidates. Both internal and external sources of recruitment may be explored. Internal sources may be used for limited extent. For fresh talent and wider choice, external sources are used. तो इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव ये होता है रिक्रूटमेंट का कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें, ताकि हमारे पास ऑप्शन बढ़ जाए कि हमें किसको हायर करना है. इसके लिए आप इंटरनल सोर्स भी कर सकते हो कि अंदर की कंपनी के अंदर के लोगों को ही आप हायर कर लो, या फिर आप जो है बाहर के लोगों को अट्रैक्ट करके बुला सकते हो, फ्रेश टैलेंट को बुला सकते हो. एक्सटर्नल सोर्स जो है उसमें आपको ज़्यादा लोग मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू इंटरनल सोर्स. देन थर्ड पॉइंट आता है सिलेक्शन. यहाँ पे अब आप चूजी हो जाते हो. पहले तो आप कह रहे हो रिक्रूटमेंट में आइए आइए हमारे पास आइए, जॉब के लिए अप्लाई करिए, इट्स अ वेरी पॉजिटिव प्रोसेस वेयर यू वांट मैक्सिमम पीपल टू अप्लाई. नाउ व्हेन इट कम्स टू सिलेक्टिंग यू बिकम वेरी चूजी. इट्स अ नेगेटिव प्रोसेस. आप हर लेवल पे ये बंदा ठीक नहीं है इसको हटाओ, ये बंदा ठीक नहीं है इसको हटाओ. आप एंड में आते आते बहुत ही कम लोगों को फिर आप सिलेक्ट कर दो जो आपको बेस्ट लगते हैं. तो सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस, रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस. रिक्रूटमेंट में यू वांट हंड्रेड्स ऑफ पीपल टू अप्लाई, सिलेक्शन में यू वांट ओनली द बेस्ट 2-4 पीपल टू बी गेट सिलेक्टेड. कोई डाउट अंकित, गुरुवंश, पूछो. Selection. Selection is the process of choosing from among the pool of prospective job candidates developed at the stage of recruitment. फिर 2 लाइनें छोड़ के, the rigor of the selection process serve two important purposes. It ensures that organization gets the best among the available, and it enhances the self-esteem and prestige of those selected and conveys to them the seriousness with which the things are done in the organization. इसका क्या मतलब है कि सिलेक्शन के अंदर आप बेस्ट कैंडिडेट को चूज करते हो फ्रॉम द पूल ऑफ डिफरेंट पोटेंशियल कैंडिडेट्स. आपके पास हजारों लोगों ने 100 लोगों ने अप्लाई करा, उसमें से आप बेस्ट को सिलेक्ट करते हो. इसने इसका फायदा क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस का इतना टफ प्रोसेस होने का फायदा क्या होता है. सबसे पहले आपको ये श्योरिटी होती है कि हम जिसको हायर कर रहे हैं वो बेस्ट है अपनी फील्ड का. दूसरी चीज, जो बंदा सिलेक्ट हो जाता है उसका जो मोराल है, उसकी जो एस्टीम है, उसकी जो ईगो है, वो बहुत ऊंची हो जाती है. देखा 100 लोग आए थे, 100 में से मुझे चुना गया, तो उसकी ईगो, उसका मोटिवेशन, उसका मोराल, उसका एस्टीम बहुत ऊपर चला जाता है और वो बड़ी खुशी से आपकी कंपनी में काम करता है. और वो ये समझता है कि कितनी सीरियस है कंपनी सिलेक्ट करने में एम्प्लॉयज, कि उन्होंने बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया और मुझे एक्सेप्ट किया है. तो द सीरियसनेस ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस ऑल्सो इंश्योर कि जो आप एम्प्लॉय को हायर करो वो भी कंपनी में 100% डेडिकेशन से काम करे. The rigor involves a host of tests and interviews. Offered an interviews, those who are able to successfully negotiate tests and interviews are offered an employment contract. तो इसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, और जो सब लेवल को क्लियर कर जाता है उसे कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है. 1 मार्क की डेफिनेशन में याद रखना एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. A written document containing the offer of employment, the term and conditions and date of joining. 1 मार्कर में ये क्वेश्चन आ चुका है. What do you call the written document that contains the offer of employment, the terms and conditions and the date of joining? कब तारीख, किस तारीख को ज्वाइन करोगे, किस पोजीशन पे ज्वाइन करोगे, कितनी तनख्वाह होगी, ये सबको आप एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हो. इस डॉक्यूमेंट को आप एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हो. 1 मार्कर इंपॉर्टेंट.
इतना क्लियर? देन फोर्थ होता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। दैट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेसमेंट होता है आपको आपकी जगह दिखाना कि ऑफिस में आपका पोजीशन ये होगा, आपका डेस्क ये होगा, आपका वर्किंग स्पेस ये होगा। ये होती है प्लेसमेंट। ओरिएंटेशन होता है आपको आपके एम्प्लॉयज से मिलाना, आपके कलीग से मिलाना, आपके सीनियर से, आपके जूनियर से रिपोर्टिंग रिलेशनशिप समझाना कि आपको इसको रिपोर्ट करना है, ये आपको रिपोर्ट करेगा। तो दैट इज ओरिएंटेशन। तो प्लेसमेंट इज शोइंग यू द एक्चुअल प्लेस यू आर गोइंग टू सिट एंड वर्क, द एक्चुअल एनवायरनमेंट। एंड ओरिएंटेशन इज द making you engage with the people who are senior or junior to you। इतना समझ में आया? इसको मैं रीड कर रही हूँ। Placement and orientation, fourth line. The employee is given a brief presentation about the company। उसके कंपनी के बारे में एक थोड़ा ओवरव्यू दिया जाता है। And is introduced to his superior। उसके superior से उसको मिलाया जाता है, उसके subordinate से और उसके colleague से, उसके ऊपर के लेवल, उसके नीचे के लेवल, उसके साथ वाले लेवल, सब एम्प्लॉय से उसको मिलाया जाता है। He is taken around the workplace। उसे वर्कप्लेस दिखाया जाता है। Given the charge of the job कि तुम्हारी ये पोजीशन है, इसको संभालो। And for which he has been selected। दिस प्रोसेस ऑफ फेमिलराइजेशन इज वेरी क्रूशियल। इन सबसे मिलाना, वर्क प्लेस दिखाना, इन सब का बहुत रोल रहता है। एंड इसका काफ़ी लंबा इम्पैक्ट रहता है कंपनी के अंदर उस एम्प्लॉय के ज्वाइन करने का, उसके डिसीजन लेने का और उसकी परफॉर्मेंस का। ओरिएंटेशन इज इंट्रोड्यूसिंग द सिलेक्टेड एम्प्लॉय टू द अदर एम्प्लॉयज। ओरिएंटेशन का मतलब है इंट्रोड्यूस करवाना एम्प्लॉय को, नए एम्प्लॉय को पुराने एम्प्लॉयज के साथ। एंड फेमिलराइजिंग विद द रूल्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनी के रूल्स एंड पॉलिसीज समझाना। 1 मार्क में डेफिनेशन ओरिएंटेशन की याद रखना। Placement refers to the employee occupying the position or post for which the person has been selected। उससे उसकी पोजीशन समझाना कि तेरी पोजीशन ये है, you will be working at this position in this company। ठीक है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन में कोई डाउट हो तो पूछो। अब आपने उसको उसकी जगह दिखा दी, उसको उसकी प्लेस दिखा दी। इसके बाद आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग होता है जिस काम के लिए उस बंदे को हायर करा गया है, उस काम में उसको और निपुण कर देना, उस काम में उसको और बेटर कर देना, ताकि और ज़्यादा स्पीड से वो काम कर सके। एंड डेवलपमेंट होता है उसकी ओवरऑल ग्रोथ, कि कंपनी में वो हायर लेवल डिसीजंस ले सके, कल को कंपनी में ऊंचे लेवल पे जा सके। उसकी ओवरऑल ग्रोथ हो, उसको कम्युनिकेट कैसे करना है, उसकी पर्सनालिटी को कैसे एनहांस करना है, उसे और चीज़ों की लर्निंग कैसे लेनी है, दैट इज डेवलपमेंट। ट्रेनिंग इज टू एनहांस द एग्जिस्टिंग स्किल, डेवलपमेंट इज टू लर्न द न्यू स्किल्स। ये वर्ड क्लियर है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एनसीईआरटी की 6-7 लाइन से आपको करना है। ऑर्गेनाइजेशन क्या? सो ट्रेनिंग के अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनके अपने इन हाउस ट्रेनिंग सेंटर्स भी होते हैं, कंपनी के अंदर रहते रहते भी आपको सिखाते हैं। और फॉर्ज अलायंसेस विद ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू इंश्योर कंटिन्यूड लर्निंग टू देयर एम्प्लॉयज। तो या तो इंसान जो ये एम्प्लॉय को हायर करा गया वो कंपनी में रहते रहते भी सीख सकता है, या फिर कंपनी उसको बाहर भेजती है ट्रेनिंग लेने के लिए। The organization to benefit in turn, if employee motivation is high, their competencies are strengthened, they perform better and thus contribute more to organization effectiveness and efficiency। अगर एक इंसान ट्रेंड होगा फुल्ली किसी काम को करने में, तो उस काम को फटाफट करेगा, उसका मोराल बूस्ट होगा, वो जो है काफ़ी मोटिवेटेड फील करेगा, उससे जो है उसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी और कंपनी को भी फायदा मिलेगा। By offering the opportunity for career advancement to their members, organization are not only able to attract but also retain its talented people। जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को डेवलप करते हो, उनकी ग्रोथ करते हो, उनको चीज़ें समझाते हो, नई नई हुनर देते हो, तो वो लोग और ज़्यादा अटैच फील करते हैं, लॉयल फील करते हैं आपकी कंपनी से, और आपकी कंपनी में रहना पसंद करते हैं, आपकी कंपनी को छोड़ना पसंद नहीं करते। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। आपने 6 महीने साल भर में क्या किया, उसको देखना, उसको समझना। स्टार्टिंग से, after the employees have undergone a period of training, they have been on the job for some time, there is no need to evaluate their performance। then 4 लाइन छोड़ के, performance appraisal means evaluating an employee's current or past performance as against the performance predetermined standard। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर हम देखते हैं कि एक साल में 6 महीने में जितना इसका ट्रेनिंग टाइम पीरियड था, उसमें उसने कितना परफॉर्म करा, क्या समझा क्या नहीं समझा। एंड ये देखना कि इसको जिस काम के लिए हायर करा था, इससे जितनी एक्सपेक्टेशन थी, क्या ये उस लायक काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसके आधार पे आप डिसाइड करते हो कि इस एम्प्लॉय को हमने आगे लंबा अपने साथ चलाना है कि नहीं चलाना है। then promotion and career planning, once you are satisfied with the performance appraisal कि this person is far better than what we have expected out of that person, आप उसकी प्रमोशन और करियर प्लानिंग के बारे में डिस्कस करते हो। इसकी 6 लाइन से करना है। मैनेजर नीड टू डिजाइन एक्टिविटी टू सर्व एम्प्लॉयज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑल्सो। मैनेजर जो ये देखते हैं कि एम्प्लॉयज जो है हमारे साथ लॉन्ग टर्म काम करें, उनके इंटरेस्ट का देखते हैं वो।
They must encourage employees to grow and realize their full potential. Promotions are an integral part of people's career. Their effort to being placed in position of increased responsibility, they usually mean more pay, responsibility and job satisfaction. आप काम बहुत अच्छा कर रहे हो पर मैं आपकी पोजीशन को हायर नहीं कर रही हूँ, आपको जूनियर मैनेजर से सीनियर मैनेजर नहीं बना रही हूँ, सीनियर मैनेजर से आपको मैं वीपी की पोस्ट नहीं दे रही हूँ, अच्छी पोस्ट नहीं दे रही हूँ, या आपकी सैलरी इंक्रीज नहीं कर रही हूँ, तो आप मेरे साथ लॉन्ग टाइम नहीं रहोगे। आपको अपने साथ लॉन्ग टाइम रखने के लिए मुझे आपको कुछ बेनिफिट्स देने होंगे। मैं आपकी पोजीशन को बढ़ा सकती हूँ, मैं आपको जो है सीनियर पोजीशन दे सकती हूँ, आपकी सैलरी बढ़ा सकती हूँ, आपके वर्क प्रोफाइल को मैं हैवी कर सकती हूँ। दीज कुड बी द वेरियस वेज जिसके थ्रू मैं आपके प्रमोशन कर सकती हूँ, करियर प्लान कर सकती हूँ। फिर नेक्स्ट होता है हमारा कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन इज सैलरी, व्हाट एग्जैक्टली यू आर गेटिंग। ठीक है, कॉम्पनसेशन आपका सैलरी एंड नॉन सैलरी बेस्ड दोनों हो सकता है। थर्ड लाइन से देयर आर वेरियस वेज टू प्रिपेयर डिफरेंट पे प्लान्स डिपेंडिंग ऑन वर्थ ऑफ द जॉब। जैसी आपकी नौकरी है, जिस तरह का आपका पोजीशन है, उस हिसाब से आपको पेमेंट्स देखी जाती है। Basically, the price of the job need to be determined. Compensation therefore refers to all form of pay or rewards going to employees. आपको जितनी भी सैलरी, मोनेटरी और नॉन मोनेटरी, दोनों तरीके से आपको जो फायदे दिए जाएंगे वो दोनों के दोनों आपकी कॉम्पनसेशन का पार्ट बनते हैं। ये आपको डायरेक्ट पेमेंट हो सकती है, जैसे वेजेस, सैलरी, इंसेंटिव, कमीशन, बोनस, ये सब चीज़ें भी हो सकती है। और इनडायरेक्ट पेमेंट भी हो सकती है, जैसे आपकी इंश्योरेंस करवा दी, आपको छुट्टियां दे दी, आपका जो है ट्रैवल अलाउंसेस दे दिया, तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट दो तरीके की होती हैं। सैलरीज आपकी दो तरीके की होती हैं, टाइम बेस्ड एंड परफॉर्मेंस बेस्ड। टाइम बेस्ड होता है कि आपको एक महीना काम करने के बाद सैलरी मिल जाएगी, आपको एक हफ्ता काम करने के बाद सैलरी मिल जाएगी, दैट इज टाइम बेस्ड। परफॉर्मेंस बेस्ड हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। जितना काम होगा उसके हिसाब से सैलरी मिलेगी। अगर आपको 100 शर्ट का काम दिया गया है, 100 शर्ट बनाने को दी है और आपने 101 शर्ट या 100 शर्ट पूरी कर ली है, तो आपको सर्टेन प्राइसेस के हिसाब से पर शर्ट का पैसा मिल जाएगा। वहीं पे आपने 90 शर्ट्स बनाई है तो आपको पैसा जो है पर शर्ट का कम मिलेगा। दैट इज परफॉर्मेंस बेस्ड। तो दोनों तरीके की पेमेंट्स आपको मिल सकती हैं। यहाँ तक आपका था स्टाफिंग प्रोसेस। एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ, 8 पॉइंट का है। सबसे पहले मैंने ये देखा कि मेरे को लोगों की ज़रूरत है, तो एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, जिसमें दो चीज़ें होती हैं, वर्क लोड एनालिसिस एंड वर्क फोर्स एनालिसिस। फिर हम सेकंड स्टेप पे आए, जब मुझे पता चल गया कि मुझे लोगों की ज़रूरत है, मैंने रिक्रूटमेंट करा। मैंने लोगों को कहा आइए, आई एम स्टिमुलेटिंग यू द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, आइए मेरे यहाँ नौकरी हासिल करिए। थर्ड चीज़ होती है सिलेक्शन। अब मेरे पास लोग आ गए, अब मैं चूज ही हो जाऊंगी, आई सेलेक्ट द मोस्ट बेस्ट पर्सन या बेस्ट पर्सन आउट ऑफ द लॉट, उसमें से सिलेक्ट करूंगी। देन फोर्थ होता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, बंदे को उसकी जगह दिखाना, उसका इंट्रोडक्शन कराना, दैट इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन के बाद मैं उसकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे ध्यान दूंगी कि उसके एग्जिस्टिंग स्किल्स क्या हैं, उसको बेटर करो, उसके नए स्किल्स के ऊपर भी ध्यान दो। देन उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल होगी कि भाई तुमने साल भर में क्या किया। उसके बाद सेकंड आपका होता है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, कि उसकी ग्रोथ करो ताकि ये लंबा टाइम हमारे साथ चले, अदरवाइज छोड़ के भाग जाएगा। और लास्ट चीज आपकी होती है कॉम्पनसेशन, जिसके अंदर आप फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों पेमेंट्स का, दोनों चीजों का आप ध्यान देते हो। स्टाफिंग प्रोसेस यहाँ तक आपको क्लियर है?